चैट विद सुरेंद्र वत्स की छठी एनिवर्सरी हम 5,000 लोगों के साथ पटना में आयोजित कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ, जिसमें आप उन सब लोगों से मिलते हैं जिनको आज तक आपने इंटरव्यू के माध्यम से सिर्फ मोबाइल पे देखा है। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ज़्यादा लंबे समय तक रजिस्ट्रेशन खुला रहने वाला नहीं है। जल्दी निर्णय लीजिए और इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप सीरियसली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना चाहते हैं, इस तेजी से बढ़ने वाले उद्योग का हिस्सा बना रहना चाहते हैं, तो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम डायरेक्ट सेलिंग की लीगलिटी पे बातचीत करेंगे। ये सही है, गलत है, कानून क्या कहता है, और ये सब जानकारी देने के लिए आज हमारी मेहमान हैं एडवोकेट प्रियंका शर्मा, जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से लोगों को एजुकेट कर रही हैं। और जब उनके वीडियोस हमारे सामने आए तो हमें ये लगा कि उनकी जो अनुभव है, उनका जो विजडम है और जो वो काम कर रही हैं, उसको थोड़ा बड़े लेवल पे सबके सामने प्रस्तुत किया जाए। उसी दृष्टि से आज हमने उनको अनुरोध किया। आज जो हमारी मेहमान हैं, तो आइए मिलकर स्वागत करें एडवोकेट प्रियंका शर्मा का। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इतने बड़े एपिसोड का हिस्सा बनने का मौका मिला और इतने बड़े चैनल पर आपने एक चांस दिया मुझे आने का। स्टार्टिंग से जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े हैं, तो अभी तक जब वीडियोस बनाना शुरू किया था तो लगा नहीं था सर के साथ भी बैठेंगे एक दिन लेकिन जब सर स्टार्टिंग से सर को देखते थे तो फिर लगा कि अब तो बैठना चाहिए सर के साथ। एटलीस्ट मौका हमें भी मिलना चाहिए जब सबको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच सर हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रियंका। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ व्यूअर्स को। जब आप कोई अच्छी शुरुआत करते हैं ना, अच्छी इंटेंशन के साथ में शुरुआत करते हैं, तो उसके आपको बहुत सारे रिवार्ड्स भी मिलते हैं और प्रकृति आपको बहुत हेल्प करती है। प्रियंका ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और प्रियंका का एक छोटा सा वीडियो मेरे पास में आया, मुझे अच्छा लगा। और ये पहली बार लगा कि कोई एडवोकेट डायरेक्ट सेलिंग के बारे में टेक्निकली बात कर रहा है, लीगली बात कर रहा है, उत्साह के साथ बात नहीं कर रहा है, शिक्षा के साथ में बातचीत कर रहा है। और फिर मैं आपके चैनल पे गया, यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने देखा कि वहाँ ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं थी, मतलब सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं थे। जी और लेकिन वो बात हमारे तक पहुँच गई। तो मैं व्यूअर्स को भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कुछ अच्छी चीज़ आपके पास में है तो आप उसको प्रचारित करना शुरू कीजिए, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी। और वो कहीं ना कहीं उस जगह पे जाएगी जहाँ पे वो जानी चाहिए। और आप अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए अपने उस अनुभव का, एजुकेशन का, तो आपको दुआएं मिलेंगी। और दुआओं के साथ साथ में आप अच्छी शुरुआत कर रहे हैं और वो हमारे तक आ गई, तो फिर प्रियंका जी की तरह आप भी हॉट सीट पे ऐसे ही आ जाएंगे। जी सो बिल्कुल सर। प्रियंका, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन एडवोकेट्स के भी लिए होंगे आई थिंक, लेकिन जो बिल्कुल एकदम डायरेक्ट सेलिंग की एडवोकेसी कर रहा है, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो थैंक यू मैं सर। थोड़ा सा तो उत्साहित भी हूँ और थोड़ा सा ये भी है यार, ये थोड़ा अलग सा इंटरव्यू होने वाला है, तो मिला जुला सा मिश्रण है। जी तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने कब आपने लो किया और उसके बाद में आपने डायरेक्ट सेलिंग को कैसे चुना कि इस इंडस्ट्री के लिए आपने अपनी सेवाएं देनी है। जी सर। सर स्टार्टिंग से ही जब से मुझे तो होश भी नहीं था, बट मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि मेरी जो बेटी है वो वकील बनेगी। अरे वाह। मतलब मेरे फादर का ही ड्रीम था कि मैं वकील बनूं। लेकिन फादर इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट उनको ये नहीं पता था कि किस सेक्टर में मुझे अपनी बेटी को भेजना है, कौन सी लॉयर बनाना है। तो जब धीरे धीरे आगे पढ़ाई करी, सब चीज़ें करी, सब मुझसे पूछते थे कि तुझे कौन सी वकील बनना है, क्योंकि मैं भी उनके साथ साथ यही बोलने लगी थी कि मुझे वकील बनना है। तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, तो जब लॉ में एडमिशन लिया तब उस टाइम पता चला कि लॉ में तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं एलएलबी में। उस टाइम भी मुझे अपना सेक्टर ही चुनना था कि मुझे कौन सा वकील बनना है। फिर उस टाइम पे जब मैंने एडमिशन में, मैं इंटर्नशिप में थी, तब काफ़ी अच्छे लोगों से मैं मिली, सब चीज़ें हुए। कॉलेज के दौरान कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे थे। यंग स्टूडेंट्स थे वो। कुछ कंपनीज थी कॉस्मेटिक्स वगैरह की जो काम कर रही थी। तो उससे थोड़ी नॉलेज मिली मुझे कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं,
जो डायरेक्ट सेलर बनाती हैं ऐसे, उस टाइम पे तो डिस्ट्रीब्यूटर का ही ज़्यादातर होता था कि डिस्ट्रीब्यूटर बनो, आगे काम करो, चीज़ें करो। फिर कुछ दिन बाद मेरे फादर के पास एक ऑप्शन आया, कोई कंपनी थी कि वो सिल्वर और गोल्ड कॉइन में वर्किंग काम करते थे वो। अच्छा। तो उनको किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि आप ज्वाइन करो, हफ्ते में आपके घर के बाहर एक बुलेट मिलेगी आपको मतलब आप कमा लोगे, फिर महीने के अंदर गाड़ी, फिर 1 साल में दिल्ली में घर, ये सब होगा। मेरे फादर बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ हफ्ते में देखो बेटे को बुलेट दिलाता हूँ। तो उसके साथ साथ फिर जब उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि प्रियंका ऐसे ऐसे करके है कंपनी, तो मैंने पापा को बोला पापा इतना कोई कंपनी नहीं दे सकती आपको, साथ में आप खुद देखो क्या आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हो, कि आप अपनी कैपेसिटी भी देखो, कोई दूसरा आपको नहीं देगा, अगर आपको कितना करना है आपके अंदर सबसे पहले वो होनी चाहिए। तो मैंने कहा आप ये कंपनी अगर जेन्युइन होगी तो ये अच्छा चलेगी, आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो इसको, 6-7 महीने आप टाइम लो, और जो ये डिस्ट्रीब्यूटर आपको बोल रहे हैं इनका भी काम देख लेना आप कि कितना ये आगे बढ़ेंगे, और इसके साथ साथ फिर आपको भी नॉलेज आ जाएगी, साथ में रहोगे आप। तो फिर पापा ने उस चीज़ को माना। 6-7 महीने बाद देखा तो वो कंपनी नहीं थी। फिर मुझे और एक्साइटमेंट हो गई इन कंपनीज के लिए जानने के लिए, क्योंकि लॉ तो ऑलरेडी कर रही थी, तो ऐसे ऐसे चांसेस होते हैं एक लॉ स्टूडेंट के पास कि ऐसा कोई धोखाधड़ी करे तो सबसे पहले उनको पकड़ो ताकि हमारे पास तो काम वहीं से आता था। तो फिर धीरे धीरे जब ऐसा सिनेरियो हुआ तो मैंने और रिसर्च करी इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। तो फिर जर्नी में लोग भी इतने अच्छे मिले मुझे अपनी जर्नी में, टचवुड, गॉड ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड। तो जब उन लोगों के साथ जुड़े तो और ज़्यादा सीखने का मौका मिला मुझे लॉ करियर में भी अपने। और डायरेक्ट जब फिर ऐसा करते करते 2016 आ गया था, गाइडलाइंस आ गई थी। फिर जब मैंने वो पढ़ी तो इसके बारे में और डिटेल नॉलेज मुझे मिली, चीज़ें हुई डायरेक्ट सेलिंग की। फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में मेरी नॉलेज थी, मतलब नॉलेज भी थी और इंटरेस्ट भी था कि मैं कुछ रिलेटेड रहूँ इनसे, लॉ से भी, और मुझे आगे क्या करियर मिलेगा उन सब चीज़ों से भी। फिर धीरे धीरे कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट्स पॉलिसीज़ ये ड्राफ्ट करने के चांसेस हुए, मिले मुझे, मैंने वो किए। साथ में जिन लोगों के साथ मैं एसोसिएटेड थी, काफ़ी अच्छे पर्सन हैं वो आज भी, और काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब मैं खुद अपना इंडिपेंडेंट कर सकती हूँ और कंपनीज को एक लीगल वे में हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि एक लॉयर का माइंडसेट और अदर लोगों का माइंडसेट एक अलग होता है किसी भी काम को करने का। आपको हर लोग एक बिजनेस एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर रहा है, अगर वो लॉयर नहीं है तो वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं देख पाएगा कि क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस बाद में आ सकती है इसके ब्रीच होने पर। तो मेरा माइंडसेट डे वन से वही था कि मैं उसी तरीके की चीज़ें करूं ताकि कंपनी एंड तक प्रोटेक्टेड रहे उन चीज़ों में। कल को आज अगर मैं उनके लीगल लॉयर नहीं भी हूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उनकी हेल्प करते रहे एंड तक। तो ये सबसे बड़ा रहा। तो धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि एक अभी तक कोई ऐसी लॉ फर्म नहीं है जो स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग को मदद करती हो, और कोई, क्योंकि ऐसी हैं लॉ फर्म्स जो डायरेक्ट सेलिंग में हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली फॉर डायरेक्ट सेलिंग अभी तक कोई नहीं है। तो फिर हमने 2022-21 में इसकी शुरुआत करी कि हम गैवेल लॉ फर्म को आगे बढ़ाते हैं, और जिसमें मेरे पार्टनर प्रशांत जी और मैंने फिर इसको आगे लिया। और हमारे जो अदर पैनल एडवोकेट्स हैं उनके भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं, PMLA के केसेस जो ऑलरेडी हैंडल करते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे हैं कई एडवोकेट्स जो हमें असिस्ट करते हैं कि आप और बेटर तरीके से कंपनीज़ की हम हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो डे वन से प्रोटेक्टेड रहें, डे वन से उन एक्टिविटीज़ को ध्यान रखें कि बाद में उनके ऊपर वो इम्प्लीकेशंस बने ही ना। ये हमारा सबसे मेन मोटिव रहा सर अब तक का। दैट्स ग्रेट प्रियंका, बहुत अच्छा आपने लाइन चुनी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग चूँकि आगे बढ़ेगी जी सर। तो उसमें हर तरह के लोगों की आवश्यकता है, लॉयर्स की भी बहुत आवश्यकता है। पर्सनली मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि कोई अच्छा लॉयर बताओ जो डायरेक्ट सेलिंग को समझता हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हर कोई नहीं समझता, उस प्रकार से नहीं समझता। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब तक मेरे पास में एडवोकेट योगेंद्र का ही नाम ज़्यादा रहता था, तो उसमें एक नाम और ऐड हो गया है। थैंक यू सर। सो थैंक यू सो मच। और हम बात शुरू करते हैं डायरेक्ट सेलिंग रूल्स से। जी सर। मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम लोग हिस्ट्री देखते हैं, 1860 के लगभग डायरेक्ट सेलिंग की जो शुरुआत है वो जर्मनी से मानी जाती है। फिर US में जाने के बाद में डायरेक्ट सेलिंग ने थोड़ा और अच्छे से ग्रो किया। और US की भी हिस्ट्री यही है कि 1959 से लेके 1976 के बीच में बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेंसीज अमेरिका में रहे। और उसके बाद में वहाँ का जो फेडरल ट्रेड कमीशन है
उसने कुछ गाइडलाइंस इशू की और उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग यूएस में, यूरोप में और फिर इंडिया में भी हमारे सामने आई 1990s के बाद में। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे इश्यूज थे, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हो गई, कोई नियम नहीं, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है। और कुछ लोगों ने बड़ा इसके लिए प्रयास किया, एसोसिएशंस ने बहुत मेहनत की और मैं बड़ा लक्की मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी उसका एक हिस्सा रहा। उस यात्रा का जो टफ टाइम था डायरेक्ट सेलिंग का 2011 से लेकर और 2016 के बीच का, तो उसमें हमने कई सारे आंदोलन किए, धरने प्रदर्शन किए, सरकार के सामने ज्ञापन दिए, अवेयरनेस पैदा की और फाइनली कितना 9 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस पहली बार हमारे बीच में आई। भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने उसे जारी किया और फिर आ गए हमारे पास में 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स। जी तो रूल्स के बारे में बातचीत करते हैं प्रियंका। रूल्स मेरे हाथ में हैं और ये मेरे लिए प्रियंका इतना इम्पोर्टेंट है कि ये कॉपी हमेशा मेरे पास में रहती है, मेरे बैग का मतलब ज़रूरी पार्ट है, ये बैग से कभी निकलती ही नहीं है। जी और मैं इस पे बहुत बात भी करता हूँ और कुछ पॉइंट्स मैंने भी, जैसे आप लोग हाईलाइट करते हैं ना, तो वैसे कुछ पॉइंट मैंने भी हाईलाइट किए हुए हैं। जी सर। तो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 क्या हैं और इनके आने से इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा और एक आम आदमी को अगर इनको समझना है तो वो क्या समझे? जी बिल्कुल सर। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स सबसे पहले तो एक डायरेक्ट सेलिंग रूल्स एक इस तरीके से हम इम्पैक्ट मानते हैं इस इंडस्ट्री पे। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जब से आए हैं तब से हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को, डायरेक्ट सेलर को एक ऐसी गाइडेंस मिली है कि क्या उन्हें करना है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के आने से पहले गाइडलाइंस भी आई, हमने देखा, लेकिन इतने अच्छे तरीके से कंपनीज ने उनको फॉलो नहीं किया क्योंकि उसमें भी कन्फ्यूजन थी कि गाइडलाइंस एडवाइजरी इन नेचर है, अभी लॉ नहीं है वो। लेकिन जब से रूल्स आए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन को दिया गया, तब से इसको एक लॉ के नज़रिए से देखा गया और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने सबसे पहले इन रूल्स को कंप्लाइंस करने की कोशिश करी। जैसा कि इसमें बोला गया है कि विद इन 90 डेज ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इन रूल्स का फॉलो भी करना है, कंप्लाइंस करनी है। लेकिन आज भी कई कंपनीज है जो 10 सालों से चल रही हैं तो ये कंप्लाइंस नहीं कर रही हैं। तो अगर वो कंपनीज कंप्लाइंस करती हैं इनका, तो उनको बहुत अच्छे इसमें गाइडेंस मिलती है क्योंकि अब तक हम ये बोलते थे कि कोई रूल्स नहीं है फॉलो करने के लिए, कैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चले, कैसे वो अपनी काम करे। लेकिन अगर इन रूल्स को फॉलो करती हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बहुत लंबे टाइम तक अपने बिजनेस को बढ़ा सकती हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट है। कोई ऐसा कन्फ्यूजन वाला कोई चीज़ें नहीं है, सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एक वेबसाइट कैसे मेंटेन होनी चाहिए एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उस वेबसाइट के ऊपर, ताकि जो प्रोस्पेक्ट डायरेक्ट सेलर्स हैं या एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलर्स भी हैं वो किसी भी प्रोस्पेक्ट डायरेक्ट सेलर को मिस सेलिंग ना करें, मिसलीडिंग ना करें, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करें जो एक कंपनी नहीं बोलती है। तो जो नया प्रोस्पेक्ट है वो कैसे जानेगा कि कोई कंपनी कैसे काम कर रही है? वो आप उसकी वेबसाइट को देखकर ही एक डिसीजन मेकिंग बनाता है कि वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रूल्स को फॉलो कर रही है, या कई डायरेक्ट सेलर्स को तो पता भी नहीं है कि वो रूल्स है या नहीं। लेकिन अगर रूल्स के अकॉर्डिंगली डिटेल्स उसकी वेबसाइट पे है तो जो नया प्रोस्पेक्ट है वो एक डिसीजन बनाने में उसको आसानी हो सकती है कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जेन्युइन है और सारी डिटेल्स जो मुझे पता होनी चाहिए इसकी वेबसाइट के ऊपर लाइव है। तो अगर एक रूल्स को कंप्लाई करती है कंपनी तो बिजनेस के साथ साथ आगे नेटवर्क बिल्ड करने में, अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने में उसको बहुत हेल्प मिलती है खुद से। ओवरऑल इंडस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से आप रूल्स को किस रूप में देखते हैं? सर, और ओवरऑल इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से डायरेक्ट सेलिंग रूल्स काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लीगल वे में भी देखेंगे तो जब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को भी अपने राइट्स का नहीं पता था, अपनी ड्यूटीज़ का नहीं पता था, डायरेक्ट सेलर्स हैं आज का इंडस्ट्री की जो नींव हैं डायरेक्ट सेलर्स, उनको अपने राइट्स का भी पता है और उनकी ड्यूटीज़ का भी पता है कि मुझे नए प्रोस्पेक्ट सेल के टाइम पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इंडस्ट्री पे, पूरी इंडस्ट्री पे इस तरीके से काफ़ी हद तक डायरेक्ट सेलिंग रूल्स इम्पैक्ट करते हैं। दैट्स ग्रेट। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में जो मैं समझ पाया हूँ, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट है इन रूल्स का वो है कॉम्प्लाइंसेस, जी सर। कि हर कंपनी को अपने कॉम्प्लाइंसेस पूरे करने हैं। पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 में जी। वो दिया गया है। जी तो वो क्यों ज़रूरी हैं और कोई कंपनी अगर उनको पूरा नहीं करती है तो उसके ऊपर में क्या कार्रवाई हो सकती है?
जी सर, पॉइंट 4 और 5 को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। रूल 4 में, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 4 में दिया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को क्या मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है, जो या तो फिजिकली उसके ऑफिस में हो और इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हो। इलेक्ट्रॉनिकली वो अपनी वेबसाइट के थ्रू, जो रूल 5 में मेंशन किया गया है कि मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको लाइव करना है। ये मैंडेटरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उसको करे या ना करे। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को रूल 4 की ये सारी रिक्वायरमेंट है। कंपनी का जो COI है, MOA, AOA, पैन कार्ड, टैन, अगर वो कंपनी फूड प्रोडक्ट्स में डील करती है तो FSSAI उसकी वेबसाइट के ऊपर लाइव होना चाहिए उसका। कंपनी आयुष प्रोडक्ट में डील कर रही है तो आयुष लाइसेंस उसका होना चाहिए मैन्युफैक्चरर का। साथ ही अगर कंपनी अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है किसी प्रोडक्ट, किसी स्टेट में, कंट्रीज़ में, तो उनका वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड सर्टिफिकेट वहाँ पे लाइव होना चाहिए। इसी के साथ जिन भी प्रोडक्ट्स को वो सेल कर रही है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उन प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क उसकी वेबसाइट के ऊपर लाइव होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेडमार्क मैंडेटरी है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास होना। इसके साथ साथ रूल 4 में जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं और डिटेल्स हैं बेसिकली उस रूल 4 में, रूल 5 में बोला गया है कि सबसे पहले एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ मैंडेटरी डिटेल्स है जो लाइव करेगी, जैसे कि प्रोडक्ट रिलेटेड पॉलिसीज़, रिफंड पॉलिसीज़, रिटर्न, कूलिंग ऑफ, ये सब पॉलिसीज़ जो हैं वेबसाइट के ऊपर लाइव करना ज़रूरी है, ताकि एक डायरेक्ट सेलर अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आगे प्रमोट करते हुए भी और ज्वाइन करते हुए भी। इसके साथ जब वो सारे रूल्स की कंप्लाइंसेस कर लेती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, उसको एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर लाइव करना है, जिसमें कि लिखा होना चाहिए कि हम इन रूल्स की कंप्लाइंसेस पूरी कर रहे हैं और हम किसी भी पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में इन्वॉल्व नहीं हैं। अगर इसके बाद वो कंपनी पाई जाती है किसी पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में इन्वॉल्व होती, तो उनके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और BNS के कुछ सेक्शंस हैं जो इम्प्लीकेशंस में इम्प्लाई होंगे और उनको इसके अंदर बुक किया जा सकता है। दैट्स ग्रेट। प्रियंका जी ने वकील की भाषा में बताया है, मैं अगर देसी भाषा में बताऊं तो जितने भी डायरेक्ट सेलर हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं इस एपिसोड को देख रहे हैं, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, चाहे आप इस इंटरव्यू को यहीं पे आप पॉज कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए और आप अपनी कंपनी की वेबसाइट पे जाइए। और कंपनी की वेबसाइट पे आप जाते हैं तो ज़्यादातर अपना बिजनेस चेक करते हैं, कितना पैसा आया है वो चेक करते हैं और लोगों को दिखाते हैं। तो आप उससे हट के ये चेक कीजिए कि क्या आपकी कंपनी ने ये जो मैंडेटरी कॉम्प्लाइंसेस हैं, जो रिकॉर्ड्स बोला है गवर्नमेंट ने वेबसाइट पे रखने के लिए, क्या वो रखा हुआ है। प्रियंका जी ने उनके बारे में बताया। टोटल ये 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, सब पे 11 के 11 शायद अप्लाई नहीं होंगे, कुछ पे शायद 9 होंगे, कुछ पे 8 होंगे, कुछ पे शायद 7 भी होंगे, कुछ पे इसके अलावा भी हो सकते हैं सर, क्योंकि अच्छा। जो कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में डील कर रही है तो उसके पास ना FSSAI होगा ना आयुष होगा, उसके पास उसका ISO होना चाहिए ताकि वो क्वालिटी मैनेजमेंट में इंश्योर करे कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशंस हैं, चाहे वो कंपनी किसी भी सेक्टर में डील कर रही है, वो उसकी वेबसाइट के ऊपर लाइव होनी चाहिए। दैट्स ग्रेट। तो जो मैंडेटरी आपको लग रहा है कि ये इन चीज़ों में कंपनी डील कर रही है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं। और उसमें से भी मैं स्पेसिफिक अगर कुछ मैं देखूं तो कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न्स, कंपनी की बैलेंस शीट, बाकी इनके साथ में ये डॉक्यूमेंट्स होना, जैसे एडवोकेट प्रियंका ने बताया कि ये ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी हैं। आपकी कंपनी अगर ये वेबसाइट पे नहीं डाल रही है तो आपकी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स की अवहेलना कर रही है, और वो कर रही है तो उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में प्रियंका, डायरेक्ट सेलर्स की क्या ड्यूटीज़ हैं या क्या लायबिलिटीज़ हैं, उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? जी सर, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में बेसिकली डायरेक्ट सेलर्स को स्पेसिफिकली इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट सेल के दौरान वो मिस सेलिंग का सहारा ना ले रहे हों। मिस सेलिंग को अगर हम देखें तो इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि जब किसी भी सेल को वो कर रहे हैं, जस्ट उस सेल को पूरा करने के लिए वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना दें कि बस उसकी सेल्स कंप्लीट हो जाए और टारगेट कंप्लीट हो जाए, प्रोडक्ट चाहे किसी भी तरीके से बिक जाए। प्रोडक्ट के बारे में उसकी एक्चुअल स्पेसिफिकेशंस, एक्चुअल डिटेल्स के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर वो मिस सेलिंग हो जाती है, उसके बाद प्रोडक्ट जब नए प्रोस्पेक्ट को वो मिस सेलिंग होती है तो वो बाद में जब उसको रियलाइज़ होता है कि ये तो मेरे प्रोडक्ट
मेरे लायक प्रोडक्ट ही नहीं है या मुझे चाहिए ही नहीं था ये प्रोडक्ट जिस तरीके से मुझे ये बेचा गया है, तो वह अपने ऐसे मानता है कि मेरे साथ फ्रॉड किया गया है। और जिसके कारण उस डायरेक्ट सेलर को तो प्रॉब्लम आती ही आती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को भी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलर जो नया प्रोस्पेक्ट है उसको ग्रीवेंसेस का नहीं पता कि उसको किस तरीके से फॉलो करना है। उसको नहीं पता कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट भी साइन किया, क्योंकि वो तो ऑनलाइन हो चुका है उसका। वो प्रोसेस नहीं पता, क्योंकि उसके बारे में उसको प्रोसेस के बारे में तो बताया नहीं गया। उसको तो सिर्फ एक सेल कंप्लीट की गई है, उसको वो नहीं बताया गया कि मेरी कंपनी की ये पॉलिसीज़ हैं, अगर आपको इस प्रोडक्ट के बाद रिटर्न करना है ये प्रोडक्ट तो उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, कितने दिन के अंदर वो प्रोडक्ट रिटर्न किया जा सकता है। ये सब ना बता करके अगर वो सिर्फ और सिर्फ सेल को कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्ट बेचता है तो वो मिस सेलिंग में आता है। इसके साथ अगर वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्लान पर फोकस करता है कि प्रोडक्ट पे ध्यान ना दे करके सिर्फ बिजनेस प्लान को कर रहा है, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आ जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशंस होती हैं डायरेक्ट सेलर के साथ। तो उसके बाद डायरेक्ट सेलर जो नया प्रोस्पेक्ट है उसको काफ़ी हद तक दिक्कत होती है, जिसके कारण कंपनी की जो ट्रांसपेरेंसी और एथिकल चीज़ें हैं उस पर बहुत इम्पैक्ट करता है। प्रियंका, मैं एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। जैसे कोई कंपनी कोई हेल्थ प्रोडक्ट बना रही है जी और उसने वो प्रोडक्ट उसके किसी डायरेक्ट सेलर ने किसी एक कंज्यूमर को दिया जी। और कंज्यूमर ठीक हो गया और वो डायरेक्ट सेलर उस कंज्यूमर के पास में जाता है और कहता है जी मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिया था तो आप इसके बारे में बताइए। जी। और कंज्यूमर ये कह रहा है जी मैंने ये प्रोडक्ट लिया और मुझे 4th स्टेज का कैंसर था और सभी हॉस्पिटल ने मना कर दिया था, और लेकिन इस प्रोडक्ट को लेने से मेरा कैंसर ठीक हो गया या मुझे ये इश्यूज़ था वो ठीक हो गया। तो क्या इसको मिसलीडिंग में हम मानेंगे या नहीं मानेंगे? कानून क्या कहता है? सर, जैसा कि आपने बोला कि अगर कोई पर्सन किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को ले कंज्यूम करके ठीक हो जाता है और उसके बाद उससे फीडबैक के लिए बोला जाता है, तो अगर इस सिनेरियो में उसके पास प्रॉपर उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स थी पहले से और उसके बाद वो ठीक हुआ है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट कंपनी के लिए अच्छा है, डायरेक्ट सेलर के लिए अच्छा है, वो आगे जेन्युइन अपने फीडबैक्स अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अदर नए प्रोस्पेक्ट्स को पहुंचा सकता है। लेकिन अगर ये सिनेरियो फेक क्रिएट किया गया है, उसके पास उसको कोई बीमारी ही नहीं थी और उसने बोल दिया कि मुझे एक बीमारी थी जिससे जो ठीक हुई है, तो इस सिनेरियो में उसे फेक रिव्यूज़ माना जाता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड ऑल्सो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अकॉर्डिंगली ये वायलेशन माना जाएगा। और उन डायरेक्ट सेलर के साथ साथ जिसने ये एक्टिविटी की है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलर एक ऑथराइज पर्सन होता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का। तो डायरेक्ट सेलर की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर काफ़ी हद तक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पर फ़र्क पड़ता है। दैट्स ग्रेट। इसमें बहुत अच्छी टेक अवे ये है हम सब के लिए कि अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो उससे ये भी पूछ लें कि क्या आपके पास में इसकी रिपोर्ट्स हैं पहले की बात की, और वो रिपोर्ट्स उसके पास में अगर नहीं है तो फिर ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने से हमें बचना चाहिए। कहीं ना कहीं हम कॉम्प्लिकेशंस में चले जाएंगे कहीं ना कहीं। जी दैट्स सर। ग्रेट। प्रियंका, आपके इंट्रो वीडियो पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और मेरे पास में बहुत बड़ी लिस्ट है तो कुछ मैं लेने का प्रयास करता हूँ। आशुतोष एक्सप्लोर डायरेक्ट सेलिंग, इनका प्रश्न है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर ठीक है मगर डायरेक्ट सेलर कुछ गलत एक्टिविटी करता है और पुलिस कंप्लेंट हो जाती है तो क्या इस केस में भी सिर्फ कंपनी को ही पकड़ा जाएगा? जी सर। सर, इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कंप्लेंट क्या की गई है और वो एक्टिविटी क्या हुई है। अगर वो डायरेक्ट सेलर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है और उसके ऊपर कंप्लेंट हुई है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की अपनी वेबसाइट पर प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रही है, जैसे कि ये रिलेटेड हो सकता है कंपनी के इनकम प्लान से या पॉलिसीज से भी, कि हमें पहले बोला गया था कि आप 30 डेज़ का रिफंड देंगे लेकिन कंपनी ऑलरेडी उसको 15 डेज़ का बोल रही है। तो ऐसे सिनेरियो में डायरेक्ट सेलर की इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वो। और इसके साथ साथ अगर वो किसी प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट करता है कि आपकी इस डिसीज़ को क्योर करेगा, लेकिन कंपनी उस प्रोडक्ट के लेबल ये बिल्कुल नहीं बोलते कि ये प्रोडक्ट उस डिसीज़ के लिए है भी या नहीं, तो इस सिनेरियो में भी डायरेक्ट सेलर के ऊपर ज़्यादा एक्शन बनेगा बजाय कंपनी के। लेकिन कंपनी की कोई थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बनती है कि जैसे ही उसके नॉलेज में ये चीज़ें आएँ तो वो उस डायरेक्ट सेलर के अगेंस्ट एक्शन जरूर ले, सो दैट उसके पास एक डिफेंस रहे उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमने इस डायरेक्ट सेलर को ऐसा करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला था, इसने अपने इंडिपेंडेंट वे में इसको आगे कमिट किया और डायरेक्ट सेलिंग हमारी पॉलिसीज़ को भी ब्रीच किया। उसके अगेंस्ट में अगर एक्शन लेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काफ़ी हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं।
दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न है सुशांता नायक का। डायरेक्ट सेलिंग में एक ही कंपनी में एक से ज़्यादा आईडी क्रिएट करना लीगल है या इलीगल? क्या फ्यूचर में इस रिगार्डिंग कोई रूल आ सकता है? ओके, काफ़ी अच्छा प्रश्न है सर ये, क्योंकि अब डायरेक्ट सेलिंग रूल से पहले और आज भी मैं कई कंपनीज का देखती हूँ ये कि कंपनी में आईडी क्रिएट करते हैं। इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करूँगी मैं क्वेश्चन को, शायद इनका मतलब इस तरीके से हो सकता है कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एक पैन कार्ड पर मल्टीपल आईडीज़ लगाना गलत है या सही? तो अगर एक पैन कार्ड पर मल्टीपल आईडीज़ लग रही हैं तो ये एब्सोल्युटली गलत है। ये कंपनी के ऑपरेशंस में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। साथ साथ इसके बाद जब वो डायरेक्ट सेलर कुछ अच्छे इनकम स्लैब पे पहुंच जाता है उन आईडीज़ के साथ, तो उसके बाद कंपनी को उसकी टैक्स डिडक्शन में भी बहुत तरीके के इशू आते हैं। और इससे कंपनी के पास जो कंज्यूमर्स का या उस डायरेक्ट सेलर्स का फेक डाटा होता है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन इम्प्लीकेशन से बचने के लिए पहले ही डायरेक्ट सेलर्स को ये इंश्योर करना चाहिए था कि वो एक पैन कार्ड पर एक ही आईडी क्रिएट करें, ताकि कंपनी के पास ज़्यादा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बाद में ना आए। दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न ले रहा हूँ प्रियंका जी। कनक का प्रश्न है, अगर कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स फॉलो नहीं करती और कॉम्प्लाइंस भी नहीं करती है तो सरकार कुछ एक्शन लेती है क्या? हाँ बिल्कुल सर, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के बाद तो जो हमने देखा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसे हम CCPA के नाम से जानते हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल लेवल पे जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं ऑल ओवर इंडिया में जो काम कर रही हैं, अगर ये डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को कंप्लाई नहीं कर रही हैं तो ये अथॉरिटी काफ़ी अच्छे तरीके से रिसर्च करके उन कंपनीज़ की वेबसाइट चेक कर रही है और उनको नोटिस के जरिए ये इन्फॉर्म कर रही है कि आपने अभी तक इसकी कंप्लाइंसेस नहीं की है डायरेक्ट सेलिंग रूल्स की, जिसको आप जल्दी से जल्दी करिए। और अगर इससे ज़्यादा वॉयलेशन कंपनीज़ की वेबसाइट पर उनको दिखता है डायरेक्ट CCPA अथॉरिटी को, तो उनको नोटिस में ये भी बोला गया है कि आपने अभी तक डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को वॉयलेशन किया है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि आप विदिन 90 डेज़ इसका कंप्लाइंस करेंगे और आपने नहीं किया है तो आप अपना रीज़न दें कि आपके ऊपर एक्शन क्यों ना लिया जाए। ऐसे में कंपनीज चाहे वो डर के मान लें सर कि हमारे ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा आफ्टर 15 डेज, विदिन 15 डेज वो कंप्लाइंसेस पूरी कर रही हैं। अच्छा। मैंने पर्सनली कई कंपनीज के नोटिस ऑलरेडी करे हैं, उनको बोला है कि आप फटाफट से कंप्लाइंसेस करो, क्योंकि विदाउट कंप्लाइंसेस उनका नोटिस को रिप्लाई करना, वो मतलब हम खुद ऐसा लगेगा कि हम खुद गलत चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। एटलीस्ट हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब सरकार उसके लिए हमें इतना प्रेशर कर रही है कि नोटिस भेज के हमें बोल रही है कि आप कंप्लाइंस करो, तो हमें वो कंप्लाइंसेस उससे पहले ही कर लेनी चाहिए। दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ कुलदीप शर्मा का। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के हिसाब से अगर कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर की पेमेंट रोक लेती है तो क्या करना चाहिए? सर, अगर डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में डिस्ट्रीब्यूटर की पेमेंट अगर रोक लेती है तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये पता होना चाहिए कि मेरी पेमेंट क्यों रोकी गई है। अगर उसको एक वैलिड रीज़न मिलता है कंपनी से तो फिर तो उसका कुछ करना बनता ही नहीं है। अगर फिर भी लेकिन अगर उसको ये लगता है कि एक अनरीजनेबल तरीके से उसकी पेमेंट को रोका गया है, तो सबसे पहले कंपनी के ग्रीवेंस ऑफिसर को अप्रोच करे कि मेरी पेमेंट रोकी गई है और इस रीज़न से रोकी गई है, आप इसको प्लीज़ कंसिडर करें और आगे प्रोसेस में लें। लेकिन अगर ग्रीवेंस ऑफिसर भी इसको नहीं सॉल्व कर पाता है तो डायरेक्ट सेलर के पास अदर रेमेडीज़ होती हैं, जैसे कि NCH है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स में, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में बोला गया है कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का कन्वर्जन पार्टनर बनेगी, जिससे कि जो डायरेक्ट सेलर्स और कंज्यूमर्स हैं उनको डायरेक्टली पुलिस अथॉरिटीज़ के पास ना जाना पड़े अपनी कंप्लेंट को रिजॉल्व कराने के लिए। क्योंकि अब तक देखा गया है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ की ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स पुलिस अथॉरिटीज़ के पास जाती हैं वो यही होती हैं कि मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा था, मेरे को पैसे वापस नहीं किए, मुझे मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो इन इम्प्लीकेशंस को बचाने के लिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम भी, एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम भी ख़राब होता है जो अच्छा काम कर रही हैं इस इंडस्ट्री में। तो अगर वो इस प्रोसेस को फॉलो करता है एक डायरेक्ट सेलर कि अगर कंपनी उसको फुलफ़िल नहीं कर रही तो NCH में वो अप्रोच कर सकता है। स्टिल अगर उनको कहीं से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो एट द एंड पुलिस अथॉरिटीज़ तो उनके साथ हैं ही, वो काम कर रही हैं। उनको आज की डेट में ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो डायरेक्ट सेलिंग में और पिरामिड स्कीम्स में फ़र्क देख सकें, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी लॉ आ गया है। दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न है सुरजीत माई लाइफ सक्सेस मंत्रा का। क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकता है?
सर अगर हम रूल्स की बात देखें तो रूल्स में तो ना तो हाँ बोलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ना बोलिए। रूल्स में 2 ही लोगों को मना किया गया है कि वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं कर सकते। सबसे पहला वो कि जो 5 ईयर से किसी भी क्रिमिनल कंप्लेंट में कन्विक्टेड हो, और दूसरा अगर वो बैंकरप्ट हो। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये एडवाइजेबल है कि वो अगर उस डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करे तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर वो ऑलरेडी कर रहा है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो या तो उस आईडी को अपने किसी फैमिली के पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र करके उसको करे। अदरवाइज़ अगर नया पर्सन करना चाहता है तो वो अपनी फैमिली के नाम से ही उसको आगे कंटिन्यू करे। दैट्स ग्रेट। और अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ प्रियंका जी, ऑल अबाउट ड्रीम्स का प्रश्न है। मैम, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ। इस इंफॉर्मेशन के लिए कई लोग फीस चार्ज करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद हम तक डायरेक्ट सेलिंग रूल्स की सही जानकारी पहुंचाने के लिए। मेरा क्वेश्चन है कि कई कंसल्टेंट 1 से 2 लाख चार्ज करते हैं डायरेक्ट सेलिंग कॉम्प्लायंसेस के लिए, और वो एडवोकेट भी नहीं है, तो क्या ये सही है? सर सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सारी वीडियोस को देखते हैं। और मुझे खुशी है कि वीडियोस को देखकर अगर इनको कुछ भी सीखने को मिला होगा मेरी वीडियोस से। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि कंसल्टेंट फ़ीस चार्ज करते हैं, तो इसमें मैं यही बोलना चाहूँगी कि हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो कंसल्टेंट 1 से 2 लाख चार्ज कर रहे हैं और आपको उनकी डिटेल्स मिलने से सेटिस्फेक्शन है आपको, तो उनके वो तो अपनी रिक्वायरमेंट है उनकी, वो फ़ीस चार्ज करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके जो उन्होंने काम आपको करके दिया है वो वैल्यू रखता है उस मनी के लिए, तो वो अच्छा है, मतलब बेटर है वो कि आप उनको फीस दें जो काम ना करके दें आपको। इसके साथ साथ अगर वो बिजनेस एडवाइस आपको करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किस सेक्टर में किस पर्सन से क्या एडवाइस ले रहे हैं। जैसे कि आपकी बीमारी सिर्फ एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, सीए आपकी अकाउंटिंग ही ठीक कर सकता है, कोई अदर पर्सन अकाउंटिंग में आपको एडवाइस नहीं कर सकता। तो ऐसे ही अगर आपको बिजनेस एडवाइजरी चाहिए तो आप बिल्कुल किसी कंसल्टेंट से कर रहे हैं तो उसकी एक फ़ीस क्राइटेरिया है, वो चार्ज करेगा। तो बेटर है, इसमें मुझे किसी की फ़ीस स्ट्रक्चर पे बोलने के लिए मैं उसको नहीं चाहूँगी कि मैं उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर को जज करूँ। लेकिन इसने जैसे इन्होंने कॉम्प्लायंसेस के ऊपर में बातचीत की है, मुझे लग रहा है कॉम्प्लायंसेस के लिए तो कोई बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी की वैसे भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सिंपल सर। कॉम्प्लायंसेस है, जो कंपनी के सर्टिफिकेशंस हैं वही अपलोड करने हैं सारे सर के सारे, उसमें कंप्लाइंसिस किसी तो इतना कंसल्टेंसी की इजी जरूरत थिंग नहीं। है कि हम्म, अगर मेन प्रॉब्लम क्या है सर कि हम पढ़ना नहीं चाहते। हम्म, हम पैसे देकर वो काम करवाना चाहते हैं बट हम पढ़ना नहीं चाहते। अगर आप आज ये रूल्स पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर है कि आपको क्या कंप्लाइंसेस करनी है। अगर आप कुछ रह भी जाता है तो डिपार्टमेंट है आपकी मदद करने के लिए। आप अपनी कंप्लाइंसेस तो करो। अगर आपके पास नोटिस आता भी है तो अगर कुछ मिस आप कर जाते हो तो आप फिर फुलफिल कर लो। एटलीस्ट आप कंप्लाइंसेस करो तो। अगर आप जीरो जीरो बिल्कुल जीरो लेवल पे उसको रखेंगे, पढ़ के बिल्कुल नहीं करेंगे, तो फिर अदर तो फीस चार्ज करेंगे ही सर उसको करने के लिए। उनका टाइम है, टाइम लग रहा है, टीम है उनके पास, सब कुछ है। दैट्स ग्रेट प्रियंका जी। ये जो एपिसोड है हमारा बहुत वैल्यूएबल है, और मैं स्पेशली व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ। मैं बहुत कम कहता हूँ कि इस एपिसोड को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, लेकिन इस एपिसोड को आप ज़रूर शेयर कीजिए। हर डायरेक्ट सेलर तक पहुँचाइए, हर कंपनी ओनर तक पहुँचाइए। जागरूकता फैलेगी इंडस्ट्री के प्रति, तो जो गलत चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं वो रुकेंगी। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 की पीडीएफ अंग्रेज़ी और हिंदी में हम आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। आप प्रियंका जी के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। प्रियंका जी इसी प्रकार की अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं उसके माध्यम से भी। और हम प्रयास करेंगे कि आगे भी इस सब्जेक्ट के ऊपर में और एपिसोड हम लोग लेके आएँ। प्रियंका जी, आप आए, आपने समय निकाला, इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे व्यूवर्स को, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं खुद बहुत ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करूँगी इसके लिए, क्योंकि इतने बड़े मंच से अगर मैं इतनी ऑडियंस से कनेक्ट कर रही हूँ और उन तक अगर मेरी थोड़ी सी भी ऐसी बात पहुँचती है कि उनको लगता है कि हम ये कर सकते हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी मैं मतलब फील करूँगी इसको कि मेरी इस जर्नी में मैंने बहुत अच्छा काम किया है ये। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका सर। आने के थैंक यू लिए। सो मच सर। और मैं व्यूवर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं इंडस्ट्री को लेके, जिससे इंडस्ट्री थोड़ी बेटर हो सकती है, चैट विद सुरेंद्र वत्स हमेशा
आपको सपोर्ट करता है ऐसे कामों के लिए, या आपके आसपास में कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो हमारे तक उसका नाम, उसकी पहचान पहुंचाइए। हम प्रयास करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक उसकी बात को और उसके इनिशिएटिव को हम लोग पहुंचा पाए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।